नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सनी। तो जैसा कि हमने गुप्त काल में पढ़ा था, आज हम गुप्त काल में अभी पढ़ेंगे स्कंदगुप्त। दोस्तों, स्कंदगुप्त फिलहाल ये आखिरी तो नहीं थे, लेकिन इनके बाद जो भी शासक बने हैं वो योग्य भी नहीं थे। ठीक है ना। इसके बाद ये मान लो इनका पतन शुरू हो जाएगा। कब से कब तक भाई? 455 से 467 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। चलिए अब इनकी जो जानकारी मिलती है अभिलेखों से, देखिए पहला अभिलेख था जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ से हमें क्या मिलता है पता है? स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अभिलेख है यहीं पे है। ठीक है ना। जो सौराष्ट्र प्रांत गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त है। इससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया था। मतलब हूणों के संबंध में जो युद्ध हुए थे उसकी चर्चा यहाँ पे आपको मिलती है। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त एक व्यक्ति था जो अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। मतलब यहाँ पे सौराष्ट्र के जो राज्यपाल थे उनका क्या नाम था? पर्णदत्त। ठीक है। दूसरा अभिलेख जो हमें मिला है बिहार स्तंभ लेख में। बिहार में पटना के समीप है। पटना के समीप यह बिना तिथि का लेख है। बिना तिथि का दोस्तों मतलब यहाँ पे गुप्त संवत हमेशा से चले आए अभिलेखों में, उनकी डेट हमेशा चली आई, लेकिन ये एक ऐसा अभिलेख है जहाँ पे कोई भी डेट वगैरह नहीं लिखी गई है। ठीक है। स्कंदगुप्त के समय से गुप्त राजाओं के नाम तथा पदाधिकारियों के नाम। देखो इनकी जो शासन प्रणाली होती थी उसमें भी थी। अब यहाँ पे जैसे मान लो आज के समय में जैसे आईएएस होते हैं, डीएम साहब, उस समय के इनका एक औहदा होता था, एक पद होता कुमारा मात्या। वो क्षेत्र के अधिकारी होते थे। ठीक है ना। यहाँ से क्या नाम होता है भाई, इनका नाम वगैरह पता चलता है। अब इंदौर ताम्रपात्र इस लेख में भाई देखो ये तो गुप्त संवत की डेट पड़ी है 146 से 465 तक। इस लेख में सूर्य की पूजा। दोस्तों अगर किसी लेख में अगर सूर्य की पूजा की बात है तो कहाँ पे मिलती है? इंदौर ताम्रपत्र में। किसकी? सूर्य की पूजा। और सूर्य के मंदिर में दीपक जलाए जाने की जो प्रथा थी, ठीक है ना, जलाए जाने की जो प्रथा थी, धनदान दिए जाने का जो विवरण मिलता है सब यहीं से आपको मिलता है। कहाँ से? इंदौर से। अब बात करते हैं भीतरी अभिलेख की। भीतरी एक जगह है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान है। क्या यहाँ से स्तंभ लेख से यहाँ पे क्या है? पुष्यमित्रों और हूणों के साथ जो स्कंदगुप्त ने युद्ध किया था, ठीक है ना, जो युद्ध का वर्णन है वो कहाँ से मिलता है? भीतरी अभिलेख से। ठीक है ना। अब कहीम अभिलेख, इसमें क्या मिलता है? यह है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित कहोम नामक स्थान पे है। कहाँ पे? कहोम नामक स्थान पे है। ठीक है ना। यहाँ से बस कोई खास वैसी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जानकारी इसलिए है कि मद्र नामक जो एक व्यक्ति था, मद्र नामक, उसने 5 जैन तीर्थकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। मतलब जैन धर्म के जो 5 तीर्थंकर थे जो थे उनकी जो मूर्ति बनवाई थी, किसने बनवाई थी? मद्र नामक के एक व्यक्ति ने। और ये वर्णन कहाँ पे मिलता है? कहोम के अभिलेख में, कहीम के अभिलेख में। ठीक है ना। अब सुशिया का अभिलेख, सुशिया का लेख या सुशिया का अभिलेख देखिए ये कहाँ पे? इलाहाबाद जिले के करछना तहसील के गढ़वा नामक स्थान से है। ठीक है। यहाँ पे गुप्त संवत के हिसाब से जो डेट पड़ी है 148 से 467 तक। ठीक है ना। अब यहाँ से मिलता क्या है? इनके शासनकाल का अंतिम अभिलेख यही है। मतलब स्कंदगुप्त के शासनकाल का लास्ट अभिलेख यही है। इसके बाद अभिलेख नहीं मिलेंगे। और जितने भी देखो अब इसके बाद जब अपना राज्य छोड़ेंगे उसके बाद इनकी जो वंशज हैं, हूणों को आक्रमण होगा, सामंतवादी हैं, फिर वही उदय होगा, तो ऐसी चीज़ें शुरुआत होगी और इनके पतन हो जाएगा। इनके पतन के कई भिन्न कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। ठीक है। स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह परास्त किया था और भारत से खदेड़ दिया था, देश से बाहर ही खदेड़ दिया था। ठीक है ना। और कहाँ से जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया भाई? मलेच्छ कहा गया।
ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा साम्राज्य के बारे में देखते हैं, इनका साम्राज्य विस्तार कैसा था। जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ से पता चलता है सौराष्ट्र प्रांत पर उसके अधिकार की पुष्टि करता है, यहाँ से जानकारी मिलती है। अब उसकी विविध प्रकार की रजत मुद्राएं, जो रजत मुद्राएं भी चली थी, सोने की मुद्राएं चली थी, तो रजत मुद्राओं से पता चलता है कि साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर, साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर उसका शासन था। इस प्रकार संपूर्ण उत्तरी भारत पर उसका आधिपत्य था, मतलब संपूर्ण उत्तरी भारत पर किसका राज चलता था? स्कंद गुप्त का, ठीक है ना। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर, उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, और पूर्व में बंगाल से लेकर कहाँ तक? पश्चिम में सौराष्ट्र तक के विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला यह अंतिम महान शासक था। कौन था? अंतिम महान कौन सा था? गुप्त शासक। इनकी शासन प्रबंध कैसा था भाई? शासन भाई देखो, राष्ट्र की, सौराष्ट्र की राजधानी जो थी गिरनार, गिरनार का प्रशासन चक्रपाली था, चक्रपालित। सौराष्ट्र की राजधानी जो गिरनार था, वहाँ का जो शासक था कौन था? चक्रपालित, जो पर्णदत्त का पुत्र था। दोस्तों पर्णदत्त कौन से थे आपको पता है? सौराष्ट्र की जो राज्यपाल था कौन था? पर्णदत्त। उसका जो पुत्र था वो कहाँ का था? सौराष्ट्र की राजधानी का, ठीक है ना। चलिए सुदर्शन झील का निर्माण इसी के समय में हुआ। प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत में, सौराष्ट्र प्रांत के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त के समय में जो वहाँ के राज्यपाल थे कौन थे? पुष्यगुप्त। वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए, सिंचाई की सुविधा के लिए निर्माण करवाया था, ठीक है ना। आपको याद है पुष्यगुप्त जो थे, पुष्यगुप्त ये जब गए तो सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने। किसके लिए? सिंचाई के लिए। अशोक के समय में जब यवन का, मतलब यवन अधिकारी तुषास्प ने उस झील पर बांध का निर्माण करवाया था। यह बांध प्रथम बार, पहली बार शक अपने आप को क्या बोलते थे? क्षत्रप या महाक्षत्रप, ये उनकी उपाधि होती थी, अपने आप को बोलते थे। रुद्रदामन के समय टूट गया था ये, जिसका पुनर्निर्माण किसने? उसने अतुल धन, मतलब काफ़ी धन खर्च करके किसने निर्माण करवाया था? स्कंदगुप्त ने, ठीक है ना। अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में करवाया था, मतलब किसकी देखरेख में? सुविशाख उसका एक राज्यपाल था, उसकी देखरेख में ये करवाया था। चलिए बुद्धगुप्त के समय, मतलब बुद्धगुप्त के समय तक जो गुप्त वंश था, जो गुप्त का साम्राज्य था, एकजुट था, ठीक है ना। उसकी एकता कायम रही, उसके बाद ये बिखरने लगेंगे, ठीक है। विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, और इसने उसके पश्चात लगभग 550 में गुप्त साम्राज्य का विलोप